हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं जो ये चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इससे पहले तक के वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था उस वाले पार्ट को कवर कर लिया है थॉरली। पूरी इसकी जो थ्योरी पूरी कवर कर रखी है हमने। आज से हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, हम लोग उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है। तो हेडिंग इधर पर डालें, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। सबसे पहले ये कैपेसिटेंस जो है ना, इस वर्ड को समझ लीजिए। कैपेसिटी से ही निकल के आया है कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो आप बेसिकली कैपेसिटेंस को जो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को फिजिक्स में, आप ये बोल सकते हो कि द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, ठीक है ना। एक कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है उस चार्ज को होल्ड करने की, जो आप उसको देते जा रहे हो, उसको उसका कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कैपेसिटी से ही रिलेटेड है, तो उसी को आपने एक्सटेंड करके कैपेसिटी को एक्सटेंड करके कैपेसिटेंस कर दिया है। तो याद रखिएगा, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्ज होल्ड कर रहे होते हो, जो एनर्जी स्टोर कर रहे होते हो, वो आप कैपेसिटेंस से देते हो। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे तो इसी का एक रेप्लिका आपको वहां मिलेगा, इंडक्टर। वो मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करता है, जैसा काम इलेक्ट्रिकल इसमें फील्ड में कैपेसिटेंस करता है, बिल्कुल सेम काम वो करता है मैग्नेटिक फील्ड में। पर हम उसको भी पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग कैपेसिटेंस पर वर्क करेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है, देखिए आप जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो निकाला था, वो क्या निकाला था जनरल, जो हमने किसी पॉइंट चार्ज के लिए Q/R। तो मैं इससे क्या बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैन आई से दिस? मैं बोल सकता हूं कि जो चार्ज और पोटेंशियल है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। मीन्स चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। आई कैन से, मतलब कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो फिर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। और आप बोल सकते हैं अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि आप उसके ऊपर जो है चार्ज भी बढ़ा रहे हैं, अगर वो डिस्टेंस आप वही फिक्स रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं तो, ठीक है। तो आप जानते हैं जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहां पर उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप C लिखते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। आप चाहे तो अगर C को यहां रखें तो ये नीचे ला सकते हैं, तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। सो C इक्वल्स टू Q/V। ये आपका कैपेसिटेंस का एक जनरल फॉर्मूला हमने बना दिया। ओके, अच्छा एक बात आइए, अगर मैं इफ Q को मैं, Q क्या है, चार्ज है, 1 कूलाम कर दूं और पोटेंशियल को मैं 1 वोल्ट कर दूं, तो C कितना आएगा मेरा? देखिए 1/1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 आया। ओके, अगर आप यूनिट लिखना चाहते हैं तो कूलाम और नीचे वोल्ट है, तो ये आएगा। तो कैपेसिटेंस जो है वो 1 कूलाम पर वोल्ट कब होगा? जब चार्ज 1 कूलाम हो और पोटेंशियल भी 1 वोल्ट हो। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि ये जो है ना, इसको हटा के हम एक नई यूनिट लिखते हैं फैराड, ठीक है, जिसको आप F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो SI यूनिट है कैपेसिटेंस की, वो कूलाम पर वोल्ट ना लिखते हुए हम उसको एक नई यूनिट लिख देते हैं फैराड। तो याद रखिएगा ये जो है दिस इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैराड। ओके, सो बेसिकली ये मेरा क्या बन गया? C इक्वल्स टू 1F। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि डिफाइन 1 फैराड, अगर मुझसे कोई बोलता है 1 फैराड को डिफाइन करिए, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 फैराड is the capacity of the conductor when 1 coulomb of charge is raised to
1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना। जब 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल का आपको पोटेंशियल चेंज करना होता है फॉर 1 कूलम, तो वो जो कैपेसिटी होती है वो 1 फेराड के नाम से हम बुलाते हैं, ठीक है। कैसे आया, मैंने इन दोनों को 1 कर दिया था। सो दिस इज 1 फेराड। ओके, नाउ याद करिए, इससे पहली वाली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि जो सम मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो फेराड क्या होता है, मतलब माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे, तो जो ज्यादा तक काम आएंगे बस वो लिख रहा हूं मैं कि अगर 1 म्यू एफ लिखा है, 1 माइक्रो फेराड अगर लिखा हुआ है तो बेसिकली 10⁻⁻6 फेराड के बराबर होता है, ठीक है। अगर 1 मिली लिखा हुआ है, ये मेरा मिली है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ फेराड। दीज आर मेन सम मल्टीपल्स जो हमको ज्यादातर इस कैलकुलेशन में यूज होंगे, और उनमें भी सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो होगा ये। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी के साथ डील कर रहे होंगे। म्यू एफ लिखा हुआ 6 म्यू एफ, 10 म्यू एफ, तो आपको याद रखना है उनको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके ही रखना है, तब आपके न्यूमेरिकल्स में वैल्यू सही आएगी। सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है। आपने उसका फॉर्मूला भी निकाल लिया, ये रहा फॉर्मूला, C = QIV, ठीक है। और 1 फेराड क्या होता है हमने ये भी डिफाइन कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए कि ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आपको वो चीजें भी समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैपेसिटेंस है वो जो सराउंडिंग मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर मीडियम चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। जो परमिटिविटी है अगर वो चेंज करेंगे आप तो कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा उसका, ये आपको याद रखना है। और कैपेसिटेंस जो है वो साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है वो किस साइज का है, क्या उसका शेप है। अभी हम निकालेंगे भी कैपेसिटेंस अलग अलग कंडक्टर्स के लिए, तो आप देखेंगे कि सबके लिए अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, अगर किसी का जो कैपेसिटेंस आप निकाल रहे हो उसके आस पड़ोस में अगर और भी कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं तो वो भी उसके ऊपर अफेक्ट डालेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली कैपेसिटेंस जो है आप बोल सकते हैं कि 3 मेजर पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। एक तो परमिटिविटी, मतलब कि नेचर ऑफ मटेरियल, जो सराउंडिंग मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आपका मीडियम है जिसमें वो कैपेसिटेंस, जिस मटेरियल का आप निकाल रहे हो वो रखा हुआ है, जिस कंडक्टर का आप निकाल रहे हो, तो उसके अड़ोस पड़ोस में क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, उस कंडक्टर का शेप क्या है, साइज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा, किस पे डिपेंड करेगा कि उसके अड़ोस पड़ोस में और भी कोई अगर कंडक्टिंग बॉडीज रखी हुई हैं तो वो भी उसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो दीज आर द 3 मेन पैरामीटर्स जिसके ऊपर कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का डिपेंड करता है। अच्छा, किस पर डिपेंड नहीं करता ये भी समझ लीजिए आप। कैपेसिटेंस जो है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता कंडक्टर के, कंडक्टर किस भी मटेरियल का बना हो वो उसके कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकता। दूसरी बात, उस कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कर रहा है डिपेंड, ये बेटा वो चार्ज नहीं है जो उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। आप जो उसको चार्ज दे रहे हो, अब जो चार्ज आप दे रहे हो वो उसको कितना होल्ड कर सकता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। एक उसकी पर्टिकुलर लिमिट होगी, उसके बाद में वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा कि द एक्सटेंट अप टू विच इट कैन होल्ड द चार्ज गिवन टू दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। जो उसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब हम बारी बारी से जो स्पेसिफिक कंडक्टर्स हैं उनके कैपेसिटेंस के आप एक्सप्रेशंस निकालेंगे। Now the next topic is capacitance of an isolated spherical capacitor, ठीक है ना। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है हमारे पास और वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब कि उसके आस पड़ोस में कोई चार्ज नहीं है, कोई उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो वैक्यूम में रखा हुआ है। एक तरह से मान लीजिए, सपोज करिए एक मेरे पास ये स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी रेडियस मान लेता हूं मैं R है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं Q है, ठीक है ना। अब मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है। इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है,
आप फॉर्मूला हमने पढ़ा है Q इक्वल्स टू CV, यहां से C इक्वल्स टू निकाल सकते हैं Q बाय V। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो हमने निकाला है Q बाय V। अब देखिए V निकाल लेते। एक स्फेरिकल शेल के कारण पोटेंशियल क्या होता है उसकी सरफेस पे, V इक्वल्स टू होता है K Q बाय R, और अगर आप K को एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। सिंस मैंने बोला ये वैक्यूम में रखा हुआ है तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर ये आइसोलेटेड नहीं होता, ये किसी मीडियम में रखा होता तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट R भी, अपन एप्सिलॉन R भी लिखते, वो हम आगे पढ़ेंगे जब कैपेसिटेंस को किसी मीडियम में रखा जाता है तब हम कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, किसी कैपेसिटर को अपन मीडियम में रख देते हैं वो भी देखेंगे हम। फिलहाल तो हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए निकाल रहे हैं। सो V इक्वल्स टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। इस वैल्यू को उठा के हम यहां डाल देते हैं, C इक्वल्स टू Q बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ओके, सो ये Q से Q कट गया तो यहां से ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, C इक्वल्स टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये कैपेसिटेंस आ गया ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। जब कोई कैपेसिटर स्फेरिकल एक आइसोलेटेड मीडियम में है जहां पर कोई और दूसरा उसका अफेक्ट नहीं कर रहा है, तब जो कैपेसिटेंस है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यू कैन से दैट जो कैपेसिटेंस है वो इसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना बड़ा स्फीयर होगा उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। ठीक है ना। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटेंस। तो इस वाले वीडियो में हमने क्या क्या समझा, एक तो सबसे पहले जनरल एक्सपेक्ट समझा कि कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, उसके बाद में हमने देखा कि कैपेसिटेंस क्या होता है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर्स का। ओके, सो आई होप आपको ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आए होंगे। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए तो हम लोग वहां पर भी उस पर डिस्कस कर सकते हैं। So if you like this video, then please share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get the latest notifications. Thank you.